तेलंगाना में अंधेरे ने छटना शुरू किया है, सूरज ने निकलना शुरू किया है और कमल ने खिलना शुरू किया है। बहुत से लोग आ रहे होंगे आपके पास ये कहने के लिए कि ऊपर ऊपर वाला वोट तो अटल जी को दे देना, ये नीचे वाला हमको दे देना। उनसे कहना ऐसा नहीं हो सकता, कुर्ता एक को दे देना, पैजामा दूसरे को दे देना। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कोई एक ऐसा नेता बता दीजिए जो टांग उठा उठा कर भाषण देता हो। हम तो वो हैं जो इस धरती के कंकड़ कंकड़ को शंकर समझते हैं, तो हमारी नजर में वो भोलेनाथ है। आज श्रद्धेय अटल जी की जिस स्मृति के बारे में एकत्र हुए हैं, तो एक और खुशी की बात है कि तेलंगाना में इस बार 8 लोकसभा सीटें जीतकर एक नया अध्याय शुरू हुआ। 1980 में अगर मुंबई में जब पहला अधिवेशन हुआ और वो अटल जी का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तो मैं कह सकता हूं कि जी किशन रेड्डी जी उस दौर से जब हमारा एक एमएलए होता था विधानसभा में और ये इकलौते एमएलए हुआ करते थे, वहां से 8 सांसद के दौर तक निकल आए, तो मैं कह सकता हूं कि तेलंगाना में अंधेरे ने छटना शुरू किया है, सूरज ने निकलना शुरू किया है और कमल ने खिलना शुरू किया है। और जब हम अटल जी के बारे में विचार करने के लिए सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भारत की राजनीति के एक अद्भुत और एक अलग नेता थे। क्यों? मेरे विचार से भारत की राजनीति में कोई ऐसा नेता नहीं रहा होगा जिसको 40 साल जनता ने यह सोचा हो कि यह व्यक्ति प्रधानमंत्री होना चाहिए। 1957 व्हेन फर्स्ट टाइम ही बिकेम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके टैलेंट को देखकर, उनकी प्रतिभा को देखकर पंडित नेहरू ने 57-58 में कहा कि एक दिन ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और 97-98 में जाके प्रधानमंत्री बने। तो मुझे लगता है कोई नेता ऐसा नहीं होगा जिसे 40 साल तक देश ने प्रधानमंत्री के रूप में देखा हो। और हम लोग तो बहुत बच्चे थे, हमें याद है 1984 का इलेक्शन, जब कांग्रेस को 400 सीटें मिली, अटल जी अपना चुनाव भी हार गए थे ग्वालियर से। हम स्कूल में पढ़ते थे, मगर हमें याद है हमारे मोहल्ले में जो बहुत ही कट्टर कांग्रेस के समर्थक थे, वो भी ये कहते थे वो सब कुछ तो अच्छा हुआ, मगर अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव नहीं हारना चाहिए था, उन्हें कम से कम सांसद रहना चाहिए था। दैट शोज द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट he was commanding even in the hearts of the opponents। और हम यह भी बताना चाहते हैं कि वो भारत के इतिहास के आज तक 2 ही प्राइम मिनिस्टर ऐसे हुए हैं जो नेता बन के प्रधानमंत्री बने। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरे नरेंद्र मोदी जी। 1990 के दशक में जब सर्वे होने शुरू हुए, तब अगर आप देखें 95, 96, 97, 98, कोई भी सर्वे उठा के देख लें मीडिया में, और फिर जनादेश पाकर प्रधानमंत्री बने। बाकी जितने प्रधानमंत्री बने, मैं सभी के प्रति फुल रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहता हूं, बाकी परिस्थितियों के हिसाब से बने। दे वर द सर्कमस्टांशियल प्राइम मिनिस्टर, नॉट दे हैव बिकम नेचुरली द प्राइम मिनिस्टर। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह कैसे बने सभी जानते हैं, देवगौड़ा जी, गुजराल जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, वो तो रिटायरमेंट लेके और संन्यास लेने का भी तय कर लिए थे, परिस्थितियां बदली और वो प्रधानमंत्री बन गए। राजीव गांधी जी 31 अक्टूबर 1984 मॉर्निंग में भी उनको नहीं पता होगा कि शाम तो छोड़िए मैं कभी भी प्राइम मिनिस्टर बन पाऊंगा। इंदिरा गांधी जी, विच इज कंसीडर्ड वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, वो कैसे बनी? इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में 66 में, और विद अ टाइटल गूंगी गुड़िया, डम डॉल, तो लोगों को लगा चलो इसको बैठा देंगे, हमारा काम चलेगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, एवरीबडी नोज इन द फेमस कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग ऑफ 26 of April 1946, when under cabinet mission plan it was decided that the new incumbent president will be the prime minister of the independent India। और उस समय एक वोट मिला था पट्टाभी रमैया को और एक वोट मिला था आचार्य कृपलानी को। ऑल स्टेट कमिटीज वोटेड फॉर सरदार पटेल एंड 0 वोट फॉर जवाहरलाल नेहरू, एंड स्टिल ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। सो आई हैव गिवन एन एंटायर सीक्वेंस ऑफ 77 years, 2 ही प्रधानमंत्री थे,
तो मैं कह सकता हूं अटल जी भारत के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री थे जो जनता के द्वारा चुनकर प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे। किसी की कृपा, किसी दुखद घटना या किसी पॉलिटिकल कंपल्शन के चलते हुए प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। और फिर ऐसा ही नहीं था, उनकी जो एक अलग क्षमता थी, मुझे चूंकि हम लखनऊ के रहने वाले हैं और यूपी में तो उनसे थोड़ा इंटरेक्शन का मौका मिला कम एज में भी। मेरी उम्र तो बहुत कम थी, बट उस समय राजनाथ सिंह जी यूपी के अध्यक्ष थे, फिर सीएम बने, फिर नेशनल प्रेसिडेंट बने, तो बिकॉज ऑफ दैट हमें वो प्रॉक्सिमिटी देखने का मौका मिला। और किसी पॉलिटिकल लीडर को कैसे मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहिए किसी सिचुएशन को, और कहां पे मैसेज देना चाहिए। आई वुड लाइक टू गिव यू 2 एग्जांपल्स। आफ्टर फायरिंग इन अयोध्या इन 1990, 91 का इलेक्शन हुआ जिसमें नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। एट द टाइम देयर वाज अ साइमल्टेनियस इलेक्शन इन यूपी, विधानसभा एंड लोकसभा बोथ, बिकॉज विधानसभा वाज आल्सो डिसॉल्व। तो एक साथ इलेक्शन हो रहे थे। तो लखनऊ में अटल जी लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो जो एमएलए के, विधानसभा के कैंडिडेट्स थे, दे यूज्ड टू गो एंड से, भाई ऊपर वाला वोट अटल जी को दे देना, मगर ये वाला हमको दे दीजिए, नीचे वाला। तो अटल जी ने एक चुनावी सभा में कहा, बहुत से लोग आ रहे होंगे आपके पास ये कहने के लिए कि ऊपर ऊपर वाला वोट तो अटल जी को दे देना, ये नीचे वाला हमको दे देना। उनसे कहना ऐसा नहीं हो सकता, कुर्ता एक को दे देना, पैजामा दूसरे को दे देना। जिसके पास भी जाएगा तो जोड़े के साथ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल आपको बताता हूं, 2004 का लोकसभा इलेक्शन, तब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो लखनऊ के करीब 100-125 जो मुख्य कार्यकर्ता थे उनको चुनाव की तैयारी की दृष्टि से बुलाया गया प्रधानमंत्री आवास में। मुझको भी जाने का सौभाग्य मिला। तो जैसा होता है कि इतने बड़े लीडर हैं तो हर कार्यकर्ता कहता है, अरे आपको क्या कर, बस आप नामांकन फाइल कर दीजिएगा, उसके बाद आप 2.5 लाख से जीतेंगे, 3 लाख से जीतेंगे, 3.5 लाख से जीतेंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब अपना जैसे बोलना होता बोले। जब अटल जी का बोलने का समय आया तो अटल जी ने बड़े धीरे से कहा कि मैं जब छोटा था तो मेरे घर के बगल में एक मौलवी साहब आए नए पड़ोसी बन के। तो मेरे पिताजी ने उनसे जाके हालचाल लिया कि आप हैं, कि घर में कौन है, कितने बच्चे हैं, क्या है। तो मौलवी साहब ने कहा, जी वैसे तो मेरे एक लड़का है, और वैसे समझिए तो 4 हैं, और वैसे समझिए तो 10 हैं, और वैसे समझिए तो 100 हैं, और ऐसे समझिए तो कोई भी नहीं। तो उन्होंने कहा, ये तो बड़ी पहली समझ में नहीं आई, 1 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 100 हैं और कोई भी नहीं है। तो फिर मौलवी साहब ने कहा, जी वैसे तो मेरा एक लड़का है, पर वो खाना 4 आदमियों के बराबर का खाता है। तो जब वो खाने पे बैठता तो मुझे लगता मेरे एक नहीं 4 लड़के हैं। वो घर में उधम, उत्पात यानी शरारत 10 लोगों के बराबर करता है, तो मुझे लगता मेरे एक नहीं 10 लड़के हैं। जब वो घर के बाहर जाता है तो 100 लोगों के बराबर शिकायत उसकी आती है, कंप्लेन, तो मुझे लगता है मेरे 100 लड़के हैं। मगर काम के वक्त वो दिखाई नहीं पड़ता, तो मुझे लगता मेरा कोई लड़का ही नहीं है। सो दैट्स हाउ ही हैज गिवन अ सटल मैसेज टू द वर्कर्स कि भाई आप जो बोल रहे हैं वो तो अपनी जगह है, बट ये भी ध्यान रखिए कि काम कहां डिलीवर करना है। तीसरा मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूं कि एक बार बहुत, जैसे कभी एक बड़ा एग्रेशन के साथ, आजकल आप पार्लियामेंट में देखते हैं ना, बड़ी उग्रता हो जाती है। तो एक बार क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने बीजेपी, उस समय जनसंघ था, उसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा अटल जी की तरफ कि आप लोग में मुझे हिटलर नजर आता है। तो इन्होंने आपत्ति की कि मुझ में हिटलर क्यों नजर आता है। तो उन्होंने कहा कि आप हिटलर की तरह हाथ उठा उठा कर भाषण देते हैं। तो जब अटल जी बोलने खड़े हुए तो उन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री महोदया को इस बात पे आपत्ति थी कि मैं हाथ उठा उठाकर सदन में भाषण देता हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कोई एक ऐसा नेता बता दीजिए जो टांग उठा उठाकर भाषण देता हो। और इसके बाद जो एक वातावरण था जो बहुत एग्रेशन में था, वो सारा उसमें बदल गया। इंदिरा जी ने कहा कि आप लोग के अंदर वो क्षमता नहीं है कि आंख में आंख मिलाकर बात कर सकें। अब अटल जी ने बड़े ही सटल वे में एक कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रही हैं कि हम आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते। ये सच है
कि हम उनसे आंख में आंख मिलाकर बात करने का साहस नहीं कर सकते, क्योंकि आंख मिलाने के बाद हमें आंख हटाने में बड़ा जोर पड़ेगा, इसलिए हम आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते। मगर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए, उसको कैसे हैंडल करना है। मैं एक उदाहरण बताता हूं। 1995 में आपको याद हो, जब एसपी बीएसपी का यूपी में अलायंस था और हम लोगों ने पहली बार बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी को चीफ मिनिस्टर बनाया सपोर्ट करके। यूपी में बीजेपी के 178 एमएलए थे और 67 थे सिर्फ बीएसपी के, मगर उनको सपोर्ट करके बनाया। वो गवर्नमेंट 5 ही 6 महीने चली थी। विद इन 6 मंथ दैट गवर्नमेंट फेल। बट काशीराम जी तब जीवित थे। तो काशीराम जी का एक बड़ा पेट डायलॉग था कि भाई मेरे लिए कांग्रेस सांपनाथ है और बीजेपी नागनाथ है। तो जर्नलिस्टों ने उनसे पूछा कि आप तो कहते थे कि कांग्रेस सांपनाथ है और बीजेपी नागनाथ है, अब तो आपने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, तो अब क्या बीजेपी नागनाथ नहीं है? अब आप सोचिए, अटल जी से एक क्वेश्चन पूछा गया, अब आप क्या जवाब देंगे? अगर आपने कुछ भी हार्ड बोल दिया, हार्श, तो गठबंधन गया, बिकॉज यू आर द टॉलेस्ट लीडर। अगर आप चुप रह गए एंड यू अवॉइडेड दैट क्वेश्चन, इट मीन्स यू हैव टोटली कंप्रोमाइज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। और आप इतनी बड़ी बात सुनकर भी, अब अटल जी ने इतना मजेदार जवाब दिया कि भाई अगर वो हमको नागनाथ समझ रहे हैं, हम तो वो हैं जो इस धरती के कंकड़ कंकर को शंकर समझते हैं, तो हमारी नजर में वो भोलेनाथ है। अब आप समझिए, ये भी कह दिया कि हमारा उनका साथ रहेगा और भोलेनाथ शब्द प्रयोग किया। यानी वो भोले हैं, वो चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है ये जो एक तरीका था, उसे समझना चाहिए। अब मैं सीरियस उदाहरण भी बताता हूं कि गवर्नमेंट जब बनी और आज प्रधानमंत्री श्री मोदी जी किस ढंग से उस चीज को आगे ले जा रहे हैं। अटल जी की सरकार बनने के बाद सबसे पहला जो डिसीजन हुआ वो हुआ पोखरण विस्फोट 1998। आज मॉर्निंग में जब किशन रेड्डी जी ने पार्टी कार्यालय में वो एग्जीबिशन दिखाई तो उसमें 98 का एक्सप्लोजन था। 98 का एक्सप्लोजन किस मामले में अलग था 74 के एक्सप्लोजन से? 74 में जब हमने एक्सप्लोजन किया था पोखरण में, हमारे अनाउंस करने से पहले अमेरिका और रशिया दोनों ने अनाउंस कर दिया था कि इंडिया हैज कंडक्टेड ए न्यूक्लियर टेस्ट। सेकेंड थिंग, हमने ये कहा था कि वी हैव डन दिस फॉर द पीसफुल पर्पस, वी आर नॉट हैविंग एनी एम्बिशन ऑफ मेकिंग एन न्यूक्लियर वेपन। इसके ठीक विपरीत 11 मई 1998 को जब पोखरण में एक्सप्लोजन हुआ, तो पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने एक्सप्लोजन कर दिया और न केजीबी को पता लगा न सीआईए को पता लगा, जब शायद 3 बज के कुछ मिनट पे अनाउंसमेंट हुआ था कि इंडिया हैज कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट। दूसरा अंतर क्या था? हमने नहीं कहा कि हमने शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया।